आमंत्रण स्वीकार किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। शिक्षा का महान उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, उस पर अमल करना भी है। माननीय प्रधानाचार्य जी मिस अस्ना नफीस मैम, उप प्रधानाचार्य जी मिस सोमा भट्टाचार्य जी मैम व मिस नरी क्रूज मैम, हेड मिस्ट्रेस मिस सिनी मेनन मैम व उपस्थित सभी विद्यालय के सम्मानित अध्यापकगण व मेरी प्रिय हिंदी अध्यापिकाएं। मैं हेमलता डीपीएस मॉडर्न इंडियन स्कूल की हिंदी विभाग की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का कार्यशाला अंकुर में गर्मजोशी से स्वागत करती हूँ। मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज हमारे साथ 14 विद्यालय के हिंदी अध्यापकगण इस कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी हमारी राजभाषा है। हम सभी अध्यापकों का उद्देश्य होता है कि किस प्रकार हमारे छात्र हमारी राजभाषा को सीख सकें। आज हम यहाँ हिंदी शिक्षण की विभिन्न विधाओं, कौशलों व गतिविधियों के बारे में चर्चा करने व विचारों को साझा करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह कार्यशाला अंकुर हिंदी शिक्षण की विधाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करना तथा मनोरंजक तरीकों से कक्षा को बेहतर बनाना है। मुझे यकीन है कि आप इस कार्यशाला के बाद प्राप्त हुए ज्ञान से खुद को समृद्ध महसूस करेंगे। मैं आप सबका एक बार फिर से कार्यशाला अंकुर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। कार्यशाला का शुभारंभ हम प्रार्थना के साथ करते हैं। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है। हर देश में तो हर वेश में तो तेरे नाम अनेक तो एक ही है। धन्यवाद दीपा मैम। आइए अब प्रस्तुत है आज का विचार। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रणाली में किए गए छोटे बदलाव छात्रों की कामयाबी में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहां है वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अब मैं हमारे विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य जी मिस अस्ना नफीस मैम को 2 शब्द बोलने के लिए व कार्यशाला अंकुर का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे बड़ा ही हर्ष और उल्लास महसूस होता है कि आज की तारीख में हम लोग सब कतर चैप्टर प्रिंसिपल्स फोरम के माध्यम से एक जगह जमा हुए हैं और हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसे
आगे बच्चों को कैसे पहुंचाए उसका ज्ञान, वो जानने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। और आज की जो कार्यशाला है, इसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक चिन्ह है कि हम लोग सब एक जगह जमा होके अपने ज्ञान को एक दूसरों के साथ बांट रहे हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सारे हिंदी अध्यापक डीपीएस मॉडर्न इंडियन स्कूल के और कोऑर्डिनेटर्स जो इन सब चीजों को एक जगह एकत्रित किए हैं और आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और सारे पार्टिसिपेंट्स जो अलग अलग स्कूल से ज्वाइन हुए हैं, 10 अलग स्कूल से आए हैं आप लोग। आप सबके लिए ये एक अच्छा मौका है सीखने का, एक दूसरों की ज्ञान के साथ थोड़ी सी पहचान करना कि किसको क्या आता है। और इस मौके पे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी पहचान है। इसे आगे बढ़ाने में आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for joining in. A big thank you to all the principals, managements, teachers who have taken the effort. It's not easy. आसान नहीं है ये, क्योंकि छुट्टियां हैं, छुट्टियां नाम के लिए हैं, पर काम तो वैसे ही चल रहा है जैसे हमेशा चलता था। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी पूरी टीचर्स की टीम जो बहुत मेहनत की हैं, मिस अशरफ, द HM, the vice principals, and all associated staff, the IT, computer staff, everybody who has been really, really instrumental in making this possible. Thank you so much for this opportunity. And मेरी ओर से इस कार्यशाला के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, and welcome to all the teachers. Let it be a good learning experience. Thank you, and it's over to the Hindi department. धन्यवाद मैम। इस कार्यशाला को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिन्हें आप अपने मोबाइल द्वारा QR कोड से स्कैन करके या मेंटीमीटर की वेबसाइट पर लॉगिन करके भर सकते हैं। कोड आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप सबसे अनुरोध है कि आप इसे भर दीजिए। माननीय प्रधानाचार्य जी, आपसे अनुरोध है कि आप भी सर्वेक्षण का हिस्सा बने। इस सर्वेक्षण की अवधि मात्र 2 मिनट की है, तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा अपना। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से लोगों ने इसे भरना शुरू कर दिया है, बहुत से लोग इसे ज्वाइन कर भी रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना अमूल्य मत इसे दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि कई लोग इतनी जल्दी से इन एप्स का यूज कर रहे हैं और इसे भर रहे हैं। आपका मत हमारे लिए बहुत अमूल्य है, इससे हमें आपके विचारों का आदान प्रदान होगा। मैं बहुत खुश हूं कि कई लोगों ने इसे भर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतनी जल्दी इसका हिस्सा बने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि कई लोगों ने भरा है इसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो भी इसे भर रहे हैं। और कृपया अगर किसी ने अभी तक नहीं भरा है तो उसे भर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सर्वेक्षण का हिस्सा बनने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने इसे भरा है। बहुत धन्यवाद। यह सर्वेक्षण, आपका मत हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। तो मैं चाहूंगी कि अगर किसी ने अभी तक उसे लॉगिन नहीं किया है तो कृपया उसे लॉगिन करें। इसे आप अपने मोबाइल द्वारा भी स्कैन करके भर सकते हैं। कोड आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, तो कृपया आप सभी उसे भरें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की मुख्य वक्ता है मिस मिताली पांडे, मिस दीपा संजीव जैन व मिस शालिनी वर्मा। आप सभी से निवेदन है कि अपने माइक बंद रखें और सत्र के अंत में अपने विचार व्यक्त करने के लिए माइक ऑन करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप
किसी भी वक्ता को व्यक्तिगत रूप से उनके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। समयानुसार प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हमारी आज की कार्यशाला की प्रथम वक्ता है मिस मिताली पांडे। मिस मिताली पांडे ने 2009 से डीपीएस मॉडर्न इंडियन स्कूल में कार्यरत है। इन्होंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हाउस वार्डन जैसी भूमिकाओं को कर्तव्य निष्ठा से निभाया है। वर्तमान समय में वह हाउस वार्डन के पद को संभाल रही है। अब मैं मिस मिताली पांडे को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता मैम। कहते हैं मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य के किरणों के समान होती हैं। जब वह केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मिताली पांडे आज इस हिंदी कार्यशाला अंकुर में आपके समक्ष बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कार्यशाला को शुरू करने से पहले इस सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों के समूह को देख करके या उनसे बातें करके आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कितना बुद्धिमान है? जरा सोचिए। अभी कुछ ही देर पहले इस सभा में हमारी संचालक सुश्री हेमलता मैम द्वारा कराए गए सर्वे का परिणाम मेरे पास आ चुका है। हम में से अधिकांश लोगों का यही मत है कि जो बच्चे अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं या अव्वल आते हैं, वही बच्चे अधिक बुद्धिमान हैं। और यह काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे समाज में बुद्धिमान को मापने का मापदंड बच्चों के कक्षा में आए अंक, उनके स्थान, विद्यालय के नाम आदि से लगाया जाता है। लेकिन मेरा मत इससे विपरीत है। क्या आपने कभी कुछ ये सोचा है कि कुछ बच्चे खेलकूद में इतने अच्छे क्यों होते हैं? वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे इतना सुरीला कैसे गाना गा लेते हैं? वहीं किसी किसी बच्चे में तो गणित और विज्ञान पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक बच्चे के पास एक अनोखी एवं अद्वितीय बुद्धि होती है, जिसको हम बहुबुद्धि क्षमता कहते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम हावर्ड गार्डनर है, ने अपने रिसर्च में कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुकारकीय होता है। उनके अनुसार बुद्धि को स्पष्ट रूप से निश्चित प्रक्रमण संक्रियाओं को के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति के समस्या को समाधान करने में, वस्तुओं के सृजन में, सांस्कृतिक मूल्य युक्त विभिन्न क्षेत्रों में नए ज्ञान की खोज में सहायता करती है। जब हम छात्र के सामने कोई प्रश्न रखते हैं, तब उन प्रश्नों को हल करने के लिए वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। प्रत्येक प्रकार की बुद्धि को परिपक्व सामाजिक भूमिका के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा की लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उनका मानना था कि हर बच्चे में उपयुक्त मात्रा में बुद्धि होती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कोई बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। हम जो कुछ भी क्रियाएं अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उन सभी क्रियाओं का प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है तथा वे इन्हीं से सीखते हैं। यदि मैं यहाँ एक उदाहरण लूं, एक छोटे से बालक का जिसकी उम्र 1 या 2 वर्ष की है, उससे अगर कुर्सी पर चढ़ने के लिए कहूं तो संभवतः वह प्रथम प्रयास में असफल हो जाएगा, परंतु बार बार अभ्यास करने पर वह कुर्सी पे चढ़ने में सक्षम भी हो जाएगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अपनी समस्याओं से स्वतः बाहर निकल आना ही बुद्धिमत्ता है। हर बालक में विभिन्न प्रकार की बहुविध बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, जिनके कारण वह कुछ सीखता है। बहुबुद्धि मुख्य 8 प्रकार की होती है। पहला भाषा संबंधी, दूसरा तर्क वितर्क संबंधी, तीसरा चित्र एवं दृश्य संबंधी, चौथा शारीरिक क्रियाओं संबंधी, पांचवा गीत एवं लय संबंधी, छठवां सामाजिक कुशलता संबंधी, सातवां अंतर्मुखी विश्लेषण संबंधी
और 8वां प्रकृतिवादी। आइए अब आगे हम इन्हीं 8 प्रकार की बहुबुद्धि क्षमताओं के बारे में एक एक करके चर्चा करें कि कैसे हम अपने छात्र की बहुबुद्धि क्षमताओं का आंकलन कर सकते हैं। यदि मैं सबसे पहले भाषागत बौद्धिकता को लूं, तो क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि कुछ छात्र अपने बातचीत करने के ढंग से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं? ऐसे छात्र प्रभावी ढंग से शब्दों का प्रयोग करना जानते हैं। उनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। वे शब्दों के साथ खेलना जानते हैं। वे अपने शब्दों के माध्यम से भाषा का उपयोग जटिल अर्थों को अव्यक्त करने के लिए करते हैं। इस बुद्धि का प्रयोग मानव द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। इन बच्चों को अगर बचपन से ही संवाद लेखन, कहानी रचना, उद्घोषणा, शब्द जाल, वर्ग पहेली आदि जैसी गतिविधि कराई जाए तो वो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और भविष्य में कवि, पत्रकार, लेखक, वकील आदि बनते हैं। हमारा दूसरा है तर्क वितर्क संबंधी। हम सभी की कक्षाओं में कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिनकी गणित पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। वे कठिन से कठिन सवाल भी पलक झपकते ही कर लेते हैं, जो हम सोच भी नहीं पाते। ऐसे छात्र मानसिक चुनौतियों का आनंद लेते हैं। वे अपनी बातों को तर्क देकर स्पष्ट करते हैं, यहाँ तक कि वह उसी तरह सोचते भी हैं। वे अपनी हर चीजों को तर्क वितर्क से सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों को बचपन से ही वर्ग पहेली, वाद विवाद, सामूहिक चर्चा आदि जैसी गतिविधि बहुत रुचिकर लगती है और वह भविष्य में दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि बनते हैं। हमारा तीसरा है चित्र एवं दृश्य संबंधी। इसके अंतर्गत छात्र की कल्पना करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे साधारण सी चीजों से ऐसी कलाकृति बना देते हैं कि कोई सोच भी नहीं पाता। जिन बच्चों के पास चित्र एवं दृश्य संबंधी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, वे अपने दिमाग में किसी की भी तस्वीर के बारे में कल्पना कर सकते हैं। ऐसे छात्र बहुत रचनात्मक होते हैं और वे बड़े होकर के मूर्तिकार, इंजीनियर, चित्रकार, ग्राफिक डिजाइनर बनते हैं। इन बच्चों को बचपन से ही चार्ट बनाना, पोस्टर बनाना, चित्र रचना करना, यहाँ तक कि चित्र वर्णन करना आदि जैसी गतिविधि बहुत पसंद आती है और वह इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हमारा चौथा है शारीरिक क्रियाएं संबंधी। यह मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहला, जिसमें छात्र अपने पूरे शरीर का अर्थात शरीर के हर अंग का उपयोग करता है अपनी चीजों, समस्याओं को हल करने के लिए। उदाहरण के तौर पर नर्तक, खिलाड़ी। अगर हम नर्तक को लें तो वो एक ही समय पे अपनी आंखों, हाथों, पैरों का सहारा लेकर के अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो अपने शरीर के किसी एक अंग का, उदाहरण के तौर पर अगर मैं हाथ को लूं तो वो अपने हाथों के द्वारा चीजों को बनाने के लिए करते हैं। इन बच्चों को नाटक करना, मूक अभिनय करवाना, नृत्य द्वारा अभिव्यक्ति करना आदि बहुत पसंद आता है और वे भविष्य में नर्तक, खिलाड़ी, शिल्पकार, बढ़ई आदि बनते हैं। हमारा 5वां है संगीत एवं लय संबंधी। इसके अंतर्गत छात्र की सुर, लय, ताल पर बहुत अच्छी पकड़ होती है और वह इसको लेकर के बहुत अधिक संवेदनशील भी होते हैं। वे हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं और साथ ही साथ कुछ न कुछ बजाते भी रहते हैं। इन छात्रों को कोई भी चीज गीत एवं लय के माध्यम से काफी दिनों तक याद रहती है और बहुत जल्दी समझ में भी आ जाती है। यह ध्वनि को बहुत अच्छे ढंग से समझते भी हैं और वह उनका प्रयोग करना भी जानते हैं। इन बच्चों के लिए कविता का उच्चारण करना, नाटक आदि में संगीत का पुट भरना आदि बाएं हाथ का खेल है। यही बच्चे भविष्य में संगीतकार, संगीतज्ञ, वाद्य यंत्रों को बजाने वाला आदि बनते हैं। हमारा 6वां है सामाजिक कुशलता संबंधी। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके किसी दोस्त में
लोगों को और उसके स्वभाव को समझने की काबिलियत बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर सामाजिक कुशलता होती है। वे दूसरों को प्रभावी ढंग से समझते हैं और बातचीत करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति वाचिक और अवाचिक दोनों प्रकार के संवादों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अगर हम और आसान तरीके से कहें कि वे दूसरों के स्वभाव को बहुत आसानी से पढ़ भी लेते हैं। इन बच्चों को अगर बचपन से ही संस्मरण सुनाना, ज्वलंत मुद्दों का नाट्य रूपांतरण करना, नुक्कड़ नाटक आदि जैसी गतिविधियों में भाग कराया जाए तो वो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपना 100% देते हैं। और यही बच्चे भविष्य में कलाकार, अध्यापक आदि बनते हैं। हमारा 7वां है अंतर्मुखी विश्लेषण संबंधी। इसके अंतर्गत छात्र बहुत अधिक अंतर्मुखी होते हैं। वे अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रेरणा को और लक्ष्यों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वे अपने साथ साथ दूसरों को भी अपने विचारों के प्रति आकर्षित कर लेते हैं। वे आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। वे हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग अपनी जीवन की योजनाओं को बनाने के लिए करते हैं और काफी हद तक सक्षम भी होते हैं। ऐसे बच्चे स्वरचित कहानी या कविता लेखन जैसी गतिविधि में रुचि दिखाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और बड़े होकर के राजनेता, अध्यापक, चिकित्सक आदि बनते हैं। हमारा 8वां है प्रकृतिवादी। आज के समय में जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे आधुनिक चीजों जैसे मोबाइल, इंटरनेट आदि में व्यस्त रहते हैं और अपना पूरा का पूरा समय इसी में व्यतीत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रकृति और उनसे जुड़ी चीजों को देख करके उन्हें काफी खुशी मिलती है। वे अपने आप को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वे इनके प्रति बहुत संवेदनशील भी होते हैं। यही बच्चे भविष्य में किसान, जैव वैज्ञानिक, पशुपालक आदि बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्रत्येक सामान्य बालक में 8 तरह की बुद्धि होती है। कुछ विशेष कारणों जैसे आनुवांशिकता या प्रशिक्षण के कारण किसी बालक में यह बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है। ये सभी बुद्धि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रयोग हम शिक्षा के 2 क्षेत्रों में कर सकते हैं। पहला है पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिनका अब तक पाठ्यक्रम में बहुत कम प्रतिनिधित्व है, जैसे विचारशील लेखन, दृष्टिमय कला, स्वर लिपि आदि कलाओं को विकसित करना। दूसरा है शिक्षण। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह अपने कार्य की ऐसी योजनाएं बनाएं जिसके द्वारा पाठ्यक्रम के विभिन्न बिंदुओं पर बल दिया जाता है। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर एक कविता ली है। यदि इस कविता को हमें अपनी कक्षा में पढ़ाना हो तो हम देखेंगे कि प्रत्येक छात्र इस कविता के भाव को अपनी तरह के समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ छात्र चित्रों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कविता में आए शब्दों के माध्यम से समझते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो इस कविता को एक सुर में पिरो देंगे। इस प्रकार हम अपनी कक्षा में बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके उनके नामों को इन 8 प्रकार की बहुबुद्धि श्रेणी में सूचीबद्ध कर सकते हैं। अंत में मैं एक अध्यापिका के तौर पर यही कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों के बहुबुद्धि क्षमताओं का पता लगा सकते हैं और उनका उसी दिशा में ध्यान देते हुए उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। यह कहते हुए मैं अपने विषय को समाप्त करती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ और हेमलता मैम से आग्रह करती हूँ कि वह इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मिताली मैम। मिताली मैम के विचारों से यह स्पष्ट हो गया कि बुद्धिमत्ता का स्तर सभी बच्चों में अलग अलग होता है व उसे प्रदर्शित करने का तरीका भी अलग अलग होता है।
हमारे कार्यशाला की आज की दूसरी वक्ता मिस दीपा संजीव जैन है। मिस दीपा संजीव जैन ने 2011 से डीपीएस मॉडर्न इंडियन स्कूल में कार्यरत है। इन्होंने कक्षा अध्यापिका व को हाउस वार्डन जैसी भूमिकाओं को बखूबी निभाया है। वर्तमान समय में वह कक्षा 1 व 2 की विषय संचालिका के पद पर कार्यरत है। अब मैं मिस दीपा संजीव जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और इस बात पर प्रकाश डालें कि नाट्य शिक्षा किस प्रकार छात्रों के शिक्षण में सहायक होती है। धन्यवाद हेमलता मैम। मुझे आशा है आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। अभिनय दृश्य और श्रव्य का एक ऐसा संगम है जो सभी के अंतर्मन को अभिभूत कर देता है। नाटक के द्वारा प्रस्तुतिकरण सभी के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। सभी अध्यापक गण और अतिथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कार्यशाला के प्रारंभ में करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश अध्यापकों के मतानुसार यह पाया गया कि वर्तमान में नाट्य शिक्षा बहुत ही प्रासंगिक है और मेरा आज का विषय भी यही है, भाषा शिक्षण में नाटक की भूमिका। इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक अच्छा शिक्षक किसी को शिक्षा नहीं देता वरन सोचना सिखाता है। अक्सर हम सभी अध्यापक यह कहते हैं कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देते, काम नहीं करते या पढ़ते नहीं हैं। ऐसा इसलिए है कि हम बच्चों पर अपना ज्ञान थोपते हैं। यदि हम उन्हें सोचना सिखाएं किसी भी माध्यम से तो क्या ऐसा होगा? आइए चर्चा करें। मिताली मैम ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत शारीरिक क्रियाएं संबंधी क्षमताएं बताई, जिसमें कुछ बच्चे अपने आप को नाटक, मूकाभिनय, हाव भाव या नृत्य के द्वारा अधिक अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं। नाटक एक ऐसी कला है, एक ऐसी विधा है जो प्रत्येक मनुष्य में जन्म से ही पाई जाती है। छोटा बच्चा भूखा होता है या उसके मन के अनुसार उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह रोना शुरू कर देता है। बड़े होने पर रूठने का नाटक करता है, मनाने का नाटक करता है, कुछ पसंद नहीं आता है तो ना खाने का नाटक करता है। तो यह क्रम आयु के अनुसार बदलता रहता है पर जीवन पर्यंत चलता है। माता पिता या एक शिक्षक होने के नाते यह हम हमारे बच्चों में भी देखते हैं। आपने देखा होगा कि कक्षा में कुछ बच्चे जब कक्षा में मन नहीं लगता है तो पेट दर्द का नाटक करते हैं ताकि वे बाहर जा सकें, या फिर कक्षा में ही पानी पीने के बहाने कुछ समय यूं ही व्यर्थ निकाल देते हैं। तो और जब गृह कार्य नहीं करके लाते तब आप उनके नए नए बहाने सुनिए, तब आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि बच्चा सच बोल रहा है या नाटक कर रहा है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में यह गुण जन्मजात ही होता है और हमें इस गुण का ही उपयोग कर भाषा शिक्षण को रोचक बनाना है। भाषा शिक्षण में इसका उपयोग कैसे करें और यह हमारे लिए कैसे सहायक हो, इसके लिए हम आगे चर्चा करते हैं। अभिनय कुछ और नहीं बल्कि जीवन को ही मंच पर जीने का दूसरा नाम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में हम आभासी शिक्षण के अंतर्गत अनेक कठिनाइयों से जूझते हुए बच्चों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रयोग कर रहे हैं ताकि बच्चे कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। सभी प्रकार की गतिविधियों को इस शिक्षण के दौरान आयोजित करना संभव नहीं है, परंतु नाटक एक ऐसी विधा है जिसका मंचन कहीं भी किया जा सकता है, कक्षा में, कक्षा के बाहर, सभा में, कहीं भी। आभासी शिक्षण में नाट्य मंचन करके हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, पर इसके लिए सबसे जरूरी है कि नाटक की अवधि कम से कम हो और नाटक मनोरंजक हो। अभी पिछले सत्र की कक्षा 2 में मैंने कुछ बच्चों से नाटक करने के लिए कहा, लेकिन कोई बच्चा आगे नहीं आया। फिर मैंने स्वयं से ही 2 बच्चों को उस नाटक के पात्र बनाया और नाटक करने के लिए कहा। तो अगले दिन बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए, बड़े अच्छे से उन्होंने मुखौटा वगैरह लगाया हुआ था और कुछ घरेलू सामग्री उनके हाथ में थी और उन्होंने नाटक किया। तो आइए मैं उस नाटक की एक छोटी सी झलक आपको दिखाती हूँ। अरे वाह, मुंह में पानी आ गया, उठाते उठाते दम निकल गया। वाह बताशा, आज तो मैं इसको खा के रहूंगी। बहुत भारी है। ये बताशा मेरा है। नहीं मेरा, मेरा बताशा है। मेरा बताशा, मेरा बताशा, मेरा, 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 मेरा। अरे ये तो पानी में
मिल गया। अब हम क्या करें? हमें मिल बांट कर खाना चाहिए था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। धन्यवाद। तो देखा आपने, पीछे से आती बच्चों की आवाजें और तालियों का शोर। तो सभी बच्चों ने इस नाटक का बहुत आनंद उठाया, और जहां पर एक भी बच्चा आगे आने को तैयार नहीं था, वहां पूरी कक्षा आगे आने को तैयार हो गई। अब सब नाटक करने के लिए तैयार थे। तो मेरा कहने का आशय यही है कि नाटक शिक्षा में बच्चों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। बच्चा उसे आत्मसात करता है और कभी नहीं भूलता। नाटक कला का वह रूप है जिसमें कहानी का प्रस्तुतिकरण संवादों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं नाटक के विविध रूपों की, जिसमें एकल नाटक, कठपुतली, नृत्य नाटक, व्यावसायिक नाटक आदि प्रमुख हैं, और इन सब के बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे। पहला है एकल नाटक। एकल नाटक यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा इसमें विभिन्न किरदारों को निभाया जाता है, जिसे हम सोलो प्ले भी कहते हैं। बहरूपिया तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक व्यक्ति होता है और विभिन्न प्रकार के रूप को धर लेता है और उसी से नाटक दिखाता है। तो यह एकल नाटक वही है। अगला है हमारा नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य समाज में होने वाली बुराइयों व कुरीतियों पर प्रकाश डालना है। इसके माध्यम से हम बच्चों को सामाजिक बुराइयों और समाज में होने वाली कुरीतियों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, व जनता को इससे जोड़ सकते हैं। शौकिया नाटक। हमारे घरों में छोटे छोटे जो समारोह होते हैं, छोटे छोटे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो नाटक किए जाते हैं वे शौकिया नाटक की श्रेणी में आते हैं। मूकाभिनय। मूकाभिनय से तो आप सब परिचित ही होंगे। डमशलाज हम सभी खेलते हैं, इसमें कि दो समूह होते हैं और दोनों समूह के सदस्य एक दूसरे को कुछ शब्द देते हैं और केवल हाव भाव से ही हमको अभिव्यक्त करना होता है। तो एकदम खास तरीके की विधा है, इसमें संवाद बिल्कुल नहीं होते। हमारे विद्यालय में करवाए गए एक मूकाभिनय की मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ। तो देखा आपने, इन बच्चों ने मूकाभिनय के द्वारा यातायात पर हम नियंत्रण कैसे रखें और जरा सी असावधानी से कैसी दुर्घटना हो सकती है, इसके बारे में कितने अच्छे से अभिव्यक्त किया। अगला है हमारा एकांकी। एकांकी अर्थात एक अंक का नाटक। इसकी अवधि मात्र 30 से 40 मिनट की ही होती है और इसमें छोटे छोटे कहानी व किस्से दर्शाए जाते हैं। इसके बाद है नृत्य नाटक। नृत्य नाटक जैसा कि नाम से ही विदित है, नृत्य के द्वारा मंचित किए जाने वाले नाटक नृत्य नाटक की श्रेणी में आते हैं। इसमें नृत्य के द्वारा ही पूरी कहानी गढ़ी जाती है। हम सबने रामलीला देखी है या संस्कृत के अनेक महाकाव्य जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश या मालविकाग्निमित्रम आदि जो नाटक हैं, उनका जो मंचन है वह नृत्य के द्वारा ही किया जाता है, जो कि काफी लोकप्रिय है। कठपुतली। कठपुतली विधा के बारे में ही हम सब जानते हैं। इसमें छोटी छोटी कठपुतलियों से किस्से व कहानियां कही जाती हैं। यह बहुत ही लोकप्रिय है, पर अभी आजकल यह विधा मुझे प्राय लुप्त सी नजर आती है, क्योंकि आजकल कठपुतली कहीं देखने को नहीं मिलती। पर हम जब छोटे थे, हमारे विद्यालयों में अक्सर कठपुतली का मंचन किया जाता था और जिसको देखने के लिए हम बहुत उत्सुक रहते थे। तो आइए मैं आज आपकी इन बचपन की यादों को तरोताजा करूंगी और एक छोटा सा आपको नाटक दिखाऊंगी कठपुतली के माध्यम से जो किया गया है। अगला है हमारा बाल नाटक। बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले नाटक बाल नाटक की श्रेणी में आते हैं। इन्हें केवल शौक शौक में ही बच्चों के द्वारा खेला जाता है ताकि बच्चे नाटक से जुड़ सकें।
अगला है व्यावसायिक नाटक। हम सभी दूरदर्शन देखते हैं, सिनेमा घरों में जाकर सिनेमा देखते हैं, तो ये सब जो दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक, ये सब व्यावसायिक नाटक का ही उदाहरण है। इसमें मंच, विषय वस्तु, प्रकाश, कलाकार, निर्देशन व संवादों का खास ख्याल रखा जाता है। वह बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाता है। मनोरंजन के साथ साथ इसका उद्देश्य धनार्जन भी होता है। तो इन सभी रूपों के अलावा समूह नाटक, नकल, प्रहसन आदि भी नाटक के अलग अलग रूप हैं। अब हम जानेंगे कि जब भी हम अपनी कक्षा में नाटक की शिक्षा का आयोजन करें तो उससे पूर्व कुछ बातें हैं जो कि हम सबको जाननी चाहिए ताकि नाट्य मंचन में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहला है बच्चों का उत्साहवर्धन। जब भी हम अपनी कक्षा में नाटक का मंचन करवाना चाहें तो बच्चों का उत्साहवर्धन बहुत जरूरी है। जब तक हम बच्चों का उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, बच्चे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित ही नहीं होंगे। हम जानते हैं कि माध्यमिक स्तर के छात्र और प्राथमिक स्तर के छात्रों की आयु में काफी अंतर होता है, तो उनके अनुसार ही गतिविधियों का चयन किया जाना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर के छात्र हैं तो उनके लिए हम छोटे छोटे संवाद व छोटी छोटी कविताओं का चयन कर सकते हैं, और बड़े माध्यमिक कक्षा के माध्यमिक स्तर के छात्र हैं तो उनके लिए हम मुहावरे, लोकोक्तियां और दोहे और नृत्य आदि और बड़े बड़े संवादों का चयन कर सकते हैं। नाटक के विषय का चयन भी उन्हीं के अनुसार किया जाना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर के छात्र हैं तो उनके लिए खरगोश और कछुए की कहानी, चालाक लोमड़ी की कहानी या फिर मगरमच्छ और बंदर की कहानी के विषयों का चयन किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर माध्यमिक कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए पंचतंत्र की कहानी, तेनालीरामन की कहानी और अकबर बीरबल के किस्से आदि विषयों का चयन किया जा सकता है। शिक्षक होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि हम नाटकों में सक्रिय भागीदारी दिखाएं। ऐसा ना हो कि निर्देश देकर हम उनसे दूर हट जाएं। जब तक हम स्वयं नाटकों में भागीदारी नहीं दिखाएंगे तब तक बच्चे नाटकों से जुड़ाव महसूस ही नहीं करेंगे। बच्चों की रुचि का भी ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनकी रुचि चित्रकला में है, कुछ बच्चे हैं जिनकी रुचि लेखन में है, और कुछ बच्चे हैं जिनकी रुचि गायन में है। तो बच्चों की रुचि के अनुसार उनको काम सौंपा जाना चाहिए। बच्चों की व्यक्तिगत व सामूहिक जिम्मेदारियों को पहले से ही तय कर लेना चाहिए। जब भी हम नाटक का चयन करें, नाटक का मंचन करवाना चाहें अपनी कक्षा में, तो कक्षा में उपलब्ध सामग्री या हमारे विद्यालय में उपलब्ध सामग्री से ही हम नाटक का मंचन करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसी सामग्री का चयन करें जिससे हम अनेक प्रकार के विषयों पर नाटक करवा सकें। नाटक की गति ना तो बहुत तेज होनी चाहिए, ना ही बहुत धीरे होनी चाहिए। नाटक की गति ज्यादा तेज होगी तो वो बच्चों की समझ से बाहर हो जाएगा, उन्हें समझ ही कुछ नहीं आएगा। और नाटक की गति यदि धीरे हुई तो बच्चे उसको वह उबाऊ लगने लगेगा। कक्षा की व्यवस्था देखनी भी बहुत जरूरी है। जहां हम पढ़ाते हैं, जहां हमारा श्याम पट या हमारा श्वेत पट होता है, उसके आगे का जो स्थान होता है वह नाट्य मंचन के लिए सर्वोत्तम होता है, सबसे उपयुक्त वही जगह होती है। तो जब भी हम नाटक में कक्षा में नाटक का मंचन करवाएं तो हमारे कक्षा में उपलब्ध कुर्सियां हैं, मेजें हैं, उनको व्यवस्थित रूप से लगा दें। और हमें यदि नाटक में किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसे पहले से ही उसकी व्यवस्था कर ले। शिक्षक होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी और बनती है कि हम बच्चों को प्रतिक्रिया जरूर दें। प्रतिक्रिया देने के लिए हमें कागज और कलम लेकर उन बिंदुओं को पहले से ही लिख लेना चाहिए जब बच्चे नाटक कर रहे हैं। प्रतिक्रिया नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की होनी चाहिए। नकारात्मक प्रतिक्रिया में आलोचना नहीं होनी चाहिए, और नकारात्मक प्रतिक्रिया हम इस तरह से दें ताकि बच्चे उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं। और सकारात्मक प्रतिक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे और भी अच्छे नाटक करने के लिए भविष्य में प्रेरित हों। तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं जो कि हमें अपनी कक्षा में याद रखनी चाहिए जब भी हम नाटक का मंचन करें। नाटक एक दर्पण के समान है जिसमें हम अपनी छवि का मूल्यांकन कर सकते हैं एवं मानवीय भावना को गहराई से समझ सकते हैं। अब मैं अपनी इस कार्यशाला को एक कक्षा का रूप देना चाहूंगी, और मैं जिसका भी नाम लूंगी वो अपना माइक और कैमरा अनम्यूट कर सकते हैं, उनको चालू रख सकते हैं और मेरी इस गतिविधि में भाग लेने के लिए आप सब तैयार हों। मैं आपको एक शब्द दूंगी और उससे आपको अभिनय करके दिखाना है। तो पहला शब्द मैं डीपीएस की मिताली मैम को बुलाना चाहूंगी। वे आए और इस शब्द का अभिनय करके सभी को दिखाएं। पहला शब्द है चिड़िया।
हाथ के दोनों अंगूठों को मिलाकर अंगुलियों को ऐसे ऐसे हिलाएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मिताली मैम, आपने बहुत अच्छा अभिनय करके दिखाया सभी को। अब मैं भवंस पब्लिक स्कूल से अनीता साबू जी को बुलाना चाहूंगी। यदि वो यहाँ हैं तो प्लीज कृपया करके आगे आएं और मुझे फूल का अभिनय करके दिखाएं। अनीता साबू जी, आप आइए और मुझे फूल का अभिनय करके दिखाइए। भवन पब्लिक स्कूल, मुझे लगता है शायद वो हम तक मुझे सुन नहीं पा रही हैं, कोई बात नहीं। या स्मिता जी हैं भवन पब्लिक स्कूल से, भवंस पब्लिक स्कूल से स्मिता जी हैं तो वे आए और इस फूल का अभिनय करके मुझे दिखाएं। मुझे लगता है शायद वो लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं बिरला पब्लिक स्कूल से प्रियंका शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी। प्रियंका शर्मा जी, आप आए और फूल का अभिनय करने के लिए हमारी इस गतिविधि में भाग लें। या फिर बिरला पब्लिक स्कूल से ही सुमन वशिष्ठ जी जो हैं वे आगे आए और फूल का अभिनय करके हमें दिखाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी, बहुत सुंदर। आपका माइक आप चालू रख लें ताकि सभी को सुनाई दे। With the hand we can open like this. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर अंगुलियों को फैला लें। सुमन मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गतिविधि में भाग लेने के लिए। मैं अगला शब्द उड़ना है जो कि डीपीएस मोनार्क इंटरनेशनल स्कूल से सर्वेश सूरी जी को बुलाऊंगी और चाहूंगी कि वे आए और इसका अभिनय करके सभी को दिखाएं। और बाकी जो भी बच्चे हैं, अभी मैं सबको, आप सबको बच्चे ही कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसे कक्षा का रूप दिया है कार्यशाला को। सर्वेश सूरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज आइए और इस गतिविधि में भाग लीजिए। कोई बात नहीं, यदि अनीता साबू जी हैं, प्रियंका शर्मा जी हैं, स्मिता जी हैं तो वे आगे आके इस शब्द को अभिनय करके सभी को दिखा सकती हैं। या फिर एमईएस इंडियन स्कूल से नमिता जी हैं तो वे आए आगे और इस शब्द का अभिनय करके सभी को दिखाएं। मुझे लगता है शायद वो लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं और किसी को आमंत्रित करती हूँ। पर्ल स्कूल से नामी, यस, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने अभिनय करके दिखाया है मैम। मैम आप अपना माइक ऑन कर ले, माइक आपका बंद है शायद। बहुत सुंदर, हाथों को हवा में फैलाकर ऊपर नीचे करना। बहुत सुंदर मैम, आपने बहुत सुंदर अभिनय करके दिखाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ सारे बच्चे जो इस कक्षा में हैं मेरी अभी इस समय फिलहाल, वे सभी इनका नकल करें, अनुकरण करें। बहुत सुंदर। अगला शब्द है ताकत। मैं पर्ल स्कूल से रुचिका मुदगल जी को बुलाना चाहूंगी, वे आए और इस शब्द का अभिनय करके सभी को दिखाएं ताकि सभी बच्चे इसकी नकल कर सकें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों की भुजाओं को ऊपर कर दे। बहुत सुंदर रुचिका मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गतिविधि में भाग लेने के लिए। अगला शब्द है रोना, जो कि किसी को पसंद नहीं होता पर अक्सर बच्चे रोते हैं। तो लॉयला इंटरनेशनल स्कूल से मैं अंजू अनंत जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और इस शब्द का अभिनय करके हम सभी को दिखाएं। अंजू अनंत जी या श्वेता शबरनी दोनों जी। मुट्ठियां अपनी आंखों में लगाकर ओ करके रोना, ये रोना का इशारा है। बहुत सुंदर, बहुत कैमरा ऑन बढ़िया। नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैंने अभी श्वेता जी को अपने स्क्रीन पर देखा। श्वेता मैम आप आइए, मैं आपको एक और नया शब्द देती हूँ, कार चलाना, जो कि हम सभी को पसंद है। तो आप सबको कार चलाकर दिखाइए आज। दोनों हाथों को, मुट्ठियों को बंद करके कार की स्टीयरिंग को पकड़ के उसे दाएं बाएं घुमाना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गतिविधि में भाग लेने के लिए।
और मुझे आशा है मेरे सारे विद्यार्थी इसकी नकल भी कर रहे होंगे ताकि वो भी सीख जाएं कैसे अभिनय किया जाता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी इस गतिविधि में भाग लिया। मेरे पास कुछ और भी शब्द हैं यदि आप आना चाहें, जिनका मैंने पहले नाम लिया था, अनीता जी, स्मिता जी, प्रियंका शर्मा जी। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं। घर में इसका जैसे अपने हाथों को सिर के ऊपर कर कर जोड़ ले, तो ये घर की हम अभिनय करके दिखा सकते हैं अपने बच्चों को। सोना, ऐसे हम सोकर अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इस तरह से अनेक विधियां हैं जिनके आधार पर हम अपनी कक्षा में नई नई गतिविधियां करवा सकते हैं। अब आप अपने माइक और कैमरास बंद कर सकते हैं। आपका इस गतिविधि में भाग लेने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जैसे मैंने आपको एक शिक्षक होकर बच्चों की तरह आपको कुछ शब्द दिया और उसका अभिनय करवाया, ऐसे ही आप अपने कक्षा में बच्चों को नियुक्त कर दें। 5-5 बच्चे आप प्रतिदिन के लिए नियुक्त कर सकते हैं और उनसे शब्द लाने को कहें। शब्द जब बच्चे लाएंगे तो दूसरे बच्चों से अभिनय करवाएं, या आप खुद भी अभिनय करके बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इससे बच्चों के शब्दकोश में बहुत वृद्धि होगी और बच्चे इसका बहुत आनंद उठाएंगे। अब सवाल उठता है कि नाट्य शिक्षा हम क्यों करवाएं अपनी कक्षा में, इसके क्या लाभ हैं? तो आइए अब नाट्य शिक्षा से होने वाले लाभों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला है आत्मविश्वास में वृद्धि। हम जानते हैं हमारी कक्षा में कई तरह के छात्र होते हैं। कुछ बच्चे बहुत अंतर्मुखी होते हैं। जब हम उन्हें कक्षा में मंच पर आगे आने का मौका देते हैं, अवसर देते हैं, चाहे हम उन्हें कुछ पेड़ बनाकर खड़ा कर दें या कुछ हाथ में उनके कुछ वस्तु पकड़ाकर उनको हम खड़ा कर सकते हैं। जब बच्चे धीरे धीरे करके एक के बाद एक जब नाटक से जुड़ते हैं तो उनके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे कल्पनाशील होते हैं और कल्पना में रहना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो नाटक के माध्यम से हम बच्चों की कल्पनाशीलता में वृद्धि कर सकते हैं। सामूहिक नाटक में जब बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो ये वैचारिक आदान प्रदान का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। बच्चे नाटकों के माध्यम से ही अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख जाते हैं। सामूहिक नाटक एक दूसरे के विश्वास पर आधारित होते हैं और जब बच्चे समूह में नाटक करते हैं इससे उनके पारस्परिक विश्वास को बहुत बढ़ावा मिलता है। बच्चे नाटक के माध्यम से ही अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। जब हम बच्चों को नाटक के अंतर्गत आने वाले संवाद हैं, कहानियां हैं, कविता हैं या दोहे आदि को जब याद करने को देते हैं तो उनको बार बार दोहराना उनकी जरूरत बन जाता है। तो इससे उनकी स्मरण शक्ति में बहुत वृद्धि होती है। आजकल हम बच्चों को कहते हैं आप यहाँ मत जाइए, चोट लग जाएगी, बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। तो इस तरह से बच्चे आखिर करें तो क्या करें? तो बच्चों की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग नाटक के माध्यम से ही किया जा सकता है। बच्चों को नुक्कड़ नाटक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नुक्कड़ नाटक सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों से के जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इन्हीं नाटकों के माध्यम से हम बच्चों को सामाजिक रूप से जागरूक कर सकते हैं। बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास भी नाटक के माध्यम से ही किया जा सकता है। वे विभिन्न स्थानों की संस्कृति, वेशभूषा, भाषा आदि से परिचय भी नाटकों के माध्यम से ही कर पाते हैं। जैसा कि आपने चालाक लोमड़ी की कहानी या प्यासा कौवा की कहानी या बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनी होगी। बंदर और मगरमच्छ की कहानी में बंदर और मगरमच्छ बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, लेकिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने घनिष्ठ मित्र से ही धोखा कर बैठता है। तो इस तरह की कहानी का मंचन जब हम अपनी कक्षा में करवाते हैं तो बच्चे सही गलत का भेद कर पाते हैं और अच्छे से उसे सीख पाते हैं। उनमें आपसी सामंजस्य, एकजुटता, समरसता और समायोजन की भावना का विकास भी नाटकों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है और वे स्वतः ही समाज का मूल्यांकन करना सीख जाते हैं। इसके अलावा बच्चे नियंत्रण में रहना, अनुशासन आदि चीजें भी नाटक के माध्यम से सीख पाते हैं। अब कुछ कक्षा की गतिविधियां हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आप ये अपनी कक्षा में करवा सकते हैं और भाषा शिक्षण को रोचक बना सकते हैं। पहला है हमारी बिंब प्रतिबिंब गतिविधि, जैसे कि हम मिरर इफेक्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दर्पण का प्रभाव। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण हमें वही विपरीत प्रभाव हमको देता है, विपरीत वैसा ही हमको अनुकरण करके देता है।
तो इस गतिविधि के माध्यम से जब हम बच्चों के साथ में इस गतिविधि को करवाते हैं तो बच्चे अपने आप को भावनात्मक रूप से अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। अगला है नकल करना। ये बिल्कुल बिंब प्रतिबिंब के समान है, बट बिल्कुल इससे थोड़ी अलग है। इसमें बच्चों को एक दूसरे का अनुकरण करना या किसी उनसे संबंधित जो उनके रोल मॉडल जिसे हम कहते हैं, जैसे आजकल मिमिक्री करना जिसे हम कहते हैं, तो ये नकल करना एक बहुत अच्छी गतिविधि। हम यदि बच्चों को इसको करवाते हैं तो बच्चे अपने आप को संवादों व हाव भाव के माध्यम से अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त करते हैं। अगला है समूह नाटक। छोटे छोटे नाटक, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाया था। जब हम इन नाटकों का मंचन अपनी कक्षा में करवाते हैं तो बच्चे इन नाटकों के माध्यम से बड़े मंच पर आगे आने को भी तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे से नाटक कर पाते हैं। तो हमारे विद्यालय में पहले ये हमने अपनी कक्षा में करवाया, फिर बाद में बड़े मंच पर उनको मौका मिला इस नाटक को करने का। तो मैं इस नाटक की एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहूंगी। तो ये देखा आपने कितने अच्छे से बच्चों ने हाव भाव व संवादों के माध्यम से कविता गाकर कितने अच्छे से अभिनय किया। तो ये सब गतिविधियां बहुत ही उपयोगी और मनोरंजक हैं और शिक्षण में इनका उपयोग बहुत ही प्रभावी रहा है। सारी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके कलाकार जो उसमें अभिनय करते हैं। हम जो सुनते हैं उसे कुछ समय तक याद रखते हैं, हम जो बोलते हैं उसे काफी समय तक याद रखते हैं, पर हम जो देखते हैं उसे जीवन पर्यंत याद रखते हैं। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस कार्यशाला को आगे बढ़ाने के लिए हेमलता मैम को आगे का कार्यभार सौंपती हूँ। मेरे विचारों को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपा मैम। सही कहा दीपा मैम, यह सारी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके भिन्न भिन्न कलाकार जो उसमें अभिनय करते हैं। उसी प्रकार अध्यापक भी भिन्न भिन्न तरीकों से छात्रों का रुझान भाषा के प्रति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारी आज की कार्यशाला की अगली वक्ता मिस शालिनी वर्मा है। मिस शालिनी वर्मा 2011 से डीपीएस मॉडर्न इंडियन स्कूल में कार्यरत है। इन्होंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव, को हाउस वार्डन व विषय संचालिका जैसी भूमिकाओं को कर्तव्य निष्ठा से निभाया है। वर्तमान समय में वह कक्षा 3, 4, 5 की हिंदी द्वितीय व तृतीय भाषा की विषय संचालिका पद पर कार्यरत है। अब मैं मिस शालिनी वर्मा को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और इस बात पर अपने विचार व्यक्त करें कि चित्रों व कहानियों के माध्यम से किस प्रकार छात्रों का रुझान भाषा के प्रति बढ़ाया जाए। धन्यवाद मैम। एक अच्छा शिक्षक वही है जो आशा को प्रेरित करता है और सीखने के प्रति प्रेम पैदा करता है। इस विचार के साथ मैं शालिनी वर्मा आज की इस कार्यशाला में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। सभी अतिथिगण व शिक्षकों को मेरा नमस्कार। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आज का ये मंच सीबीएसई और कतर चैप्टर के कार्यक्रम के अंतर्गत हमें एक दूसरे के विचारों को साझा करने हेतु मिला है। हम सभी हिंदी द्वितीय तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाते हैं तथा हमारे अधिकांश विद्यार्थी गैर हिंदी भाषी हैं। हमारे विद्यार्थियों के सामने एक समस्या हमेशा आती है कि वे लिखित कार्य तो कर लेते हैं परंतु हिंदी बोलने में हिचकिचाते हैं। तो मेरा आज का विषय यही है कि ये जो सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है उनमें किन बदलावों से हम अपनी हिंदी भाषा की कक्षा को रोचक बना सकते हैं, अपने बच्चों की झिझक को किस प्रकार दूर कर सकते हैं तथा अपने छात्रों की भाषा का श्रवण कौशल व वाचन कौशल के माध्यम से विकास किस प्रकार कर सकते हैं। हमारी ये कार्यशाला प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के लिए रखी गई है।
हम सभी जानते हैं प्राथमिक कक्षाएं किसी भी बालक के उज्जवल भविष्य की नींव होती हैं। हम सभी प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं और यहाँ मैं जो बातें आपसे कहूंगी, हो सकता है वे बातें आप सभी की कक्षाओं में समान रूप से लागू ना हो, पर एक शिक्षिका होने के नाते या एक शिक्षक होने के नाते आपको ये बातें स्वयं समझनी होंगी कि आपकी कक्षा में ये बातें कितनी कारगर या कितनी असरदायक हैं। तो आज की कार्यशाला में मैं निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी भाषा शिक्षण, भाषा की कक्षा में संवाद, कहानियों और चित्रों के माध्यम से बच्चों की भाषा का विकास किस प्रकार किया जाए। हमने अपने विद्यालय में चित्रों और कहानियों के माध्यम से कई प्रयोग किए हैं और उसके अच्छे परिणाम भी हमें मिल रहे हैं। तो उनमें से कुछ आज आप सबके साथ साझा करूंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक यानी बोलना और सुनना, लिखित यानी लिखना और पढ़ना। इसके साथ भाषा के 4 कौशल हैं, श्रवण, वाचन, लेखन और पठन। भाषा की कक्षा में हमें इन चारों कौशलों को विकसित करना है, परंतु यहाँ पर मैं मुख्य रूप से चर्चा श्रवण और वाचन कौशल पर करूंगी, क्योंकि अगर हमारे प्राथमिक कक्षा के बच्चे भाषा को सुनने, बोलने और समझने में सक्षम हो गए तो लेखन व पठन कौशल में भी अवश्य सक्षम हो जाएंगे। अगर हम कोई भी भाषा बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो विशेष जोर हमें उसकी मौखिक भाषा पर देना होगा। बच्चा जब विद्यालय आता है तो विद्यालय आने से पूर्व ही अपनी मातृभाषा को बिना किसी पुस्तक की सहायता के सीख लेता है। हम सभी भी अपने जीवन में अधिकांश मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो आज का मेरा विषय यही है कि श्रवण व वाचन कौशल के माध्यम से भाषा का विकास किस प्रकार करें। भाषा के चारों कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल सुनना है। बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले सुनना शुरू करता है और यही बात हम अध्यापकों को समझ लेनी चाहिए कि जब अपने परिवेश के प्रभाव से बालक अपनी मातृभाषा को सीख सकता है तो हमें तो बस बच्चों की भाषा और मानक भाषा के बीच पुल बनाने का काम करना है। बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में अपनी मातृभाषा के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा का अधिकतर भाग उनके श्रवण कौशल की देन होता है। तो हमें तो भाषा के इस अंकुर को विकसित करना है। बच्चे भाषाहीन नहीं है, कहीं ना कहीं बालक हमारे शिक्षक ही तो होते हैं। वे हमें उनकी जिज्ञासा व उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। हो सकता है बच्चा भाषा का लिखित रूप नहीं जानता, परंतु उसके मौखिक रूप से तो परिचित है। हमें उसी मौखिक रूप को परिपक्व करना है। अगर उसे आप अपनी कक्षा में भाषा के मौखिक रूप से परिचित करवा देंगे तो आगे उसे भाषा के लिखित रूप को सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पर यह काम कक्षा में किस प्रकार किया जाए, तो इसके लिए हम संवाद या बातचीत का सहारा ले सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा से परिचित होना आवश्यक होता है और यह काम कक्षा में संवाद या बातचीत से किया जा सकता है। तो अपनी कक्षा में बच्चे को पहली कक्षा से ही अधिक से अधिक हिंदी भाषा को सुनने और बोलने के अवसर दें, क्योंकि कक्षा का संवाद बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को मजबूती देता है, उन्हें उस भाषा से परिचित करवाता है। जब हम अध्यापक इसमें रुचि लेंगे तभी तो बच्चे भाषा के प्रति रुचि लेंगे। आप अपनी कक्षा में अपने बच्चों के साथ जितना ज्यादा संवाद या बातचीत करेंगे उतना ही बच्चे भाषा के साथ जुड़ेंगे। यह बात कक्षा 1 से लेकर बड़ी कक्षाओं तक सब पर लागू होती है। कहते हैं भाषा सुनने की प्रक्रिया है और अगर भाषा को पढ़ाना है तो उसका सही स्थान खेल का मैदान है। अगर आप अपने बच्चों को क्रिया सिखाना चाहते हैं तो कभी कभी उन्हें खेल के मैदान में ले जाएं। कक्षा में बच्चे क्रिया के 2 या 3 उदाहरण देखेंगे, पर मैदान में एक साथ कितनी क्रिया होते देखेंगे। कोई बच्चा भाग रहा है, कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई गिर गया, कोई उछल रहा है। तो ये छोटे छोटे बदलाव हमारे शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। बच्चों और अध्यापकों के बीच जो संवाद है या बातचीत है, यह किसी भी भाषा को सिखाने का सही माध्यम है। तो एक शिक्षिका के तौर पर हम सबका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बनता है कि सबसे पहले हम अपनी कक्षा में बातचीत के कुछ बिंदु स्थापित करें तथा बच्चों को अवसर दें कि वे अपनी प्रतिक्रिया दें। बाद में उनकी प्रतिक्रिया लेने के बाद हम अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ा सकते हैं।
हमारी भाषा की कक्षा में अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं कि अपनी बात को तर्क के साथ रखना या अपनी असहमति को प्रश्नों के द्वारा स्पष्ट कर पाना भी भाषा का एक महत्वपूर्ण कौशल है। हमेशा बच्चों को उत्तर ना बताएं, उत्तर बताने के स्थान पर उनके उत्तर सुने, उनके प्रश्नों को सुने और बच्चों को अवसर दें कि वे आपसे प्रश्न पूछ सकें। तो आज का जो मेरा विषय है बातचीत, कहानियों और चित्रों के माध्यम से भाषा का विकास कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। जब हम कहानी की बात करते हैं तो उसे हम चित्रों से अलग नहीं कर सकते। आगे मैं आपको अपने विद्यालय का एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। तो एक गतिविधि है जिसमें बच्ची अपना परिचय दे रही है। अभी वीडियो शायद प्ले नहीं हुआ मैम। तो इसमें बच्ची अपने मित्र के बारे में बता रही है, परिचय गतिविधि है। तो ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां आप अपनी कक्षा में करवा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियां हमारे बच्चों को एक शिक्षिका के तौर पर हम बच्चों को उस दिशा में ले जा पाते हैं जिन कौशलों को हम उनमें विकसित करना चाहते हैं। तो ऐसी गतिविधियां हमारी शैक्षणिक प्राप्ति में यानी हमारे लर्निंग आउटकम को लाने में सहायता करती हैं। अब हम बात करेंगे कहानियों की। किसी भी भाषा को विकसित करने में कहानियों की महत्वपूर्ण जगह होती है। बच्चे कहानियों में बहुत रुचि रखते हैं। जब हम अपना पाठ्यक्रम बनाते हैं तब हम तय करते हैं कि हम इस सत्र में इतने पाठ या इतने चैप्टर लेंगे, पर हम सब कहीं ना कहीं इन पाठों में जो कहानी है, कविता है, चित्रकथा, नाटक है, उन हिंदी की अलग अलग विधाओं के बारे में नहीं सोचते। हम उनको केवल पाठ या चैप्टर के तौर पर देखते हैं। पर क्या कहानी कभी किसी को समझानी पड़ती है? हम सबने अपने बचपन में नानी और दादी से कितनी कहानियां सुनी हैं। क्या कभी किसी ने हमें बैठाकर उन कहानियों को समझाया? क्या कभी आपकी दादी ने आपसे कहा कि बेटा जो कहानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ अब उसका अर्थ बताती हूँ? पर अपनी कक्षा में ये जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि जो कहानी मैं सुना रही हूँ उसका अर्थ बच्चों को पता चल जाए, बच्चे समझ जाएं कि कहानी में कौन कौन से नैतिक मूल हैं। जब हम सब कहानी सुनते थे क्या कहानी को बार बार रोका जाता था? नहीं ना। पर अपनी कक्षा में हम क्या करते हैं, हम एक बच्चे को आगे लाते हैं और उससे थोड़ी सी पंक्तियां पढ़वाते हैं और उन पंक्तियों का अर्थ बताते हैं। इसके बाद दूसरे बच्चे का नंबर आता है, आगे की पंक्तियां उससे पढ़वाई जाती हैं और फिर उन पंक्तियों का अर्थ बताते हैं। तो इन सब के बीच में कहानी कहानी ना रहकर एक अनुच्छेद बनकर रह जाती है और बच्चों की रुचि उसमें खत्म हो जाती है, क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं बिखर जाती है, टूट जाती है। तो ये जो बार बार बच्चों को बुलाकर जो पढ़वाने का तरीका है, ये जो राउंड रोबिन रीडिंग सिस्टम है, इस तरीके को बहुत अच्छा तरीका नहीं माना गया है, क्योंकि ये बच्चों के समझने की प्रक्रिया को तोड़ देता है, क्योंकि उनके सुनने को बार बार तोड़ देता है। आप स्वयं सोचिए, जब आप उपन्यास पढ़ते हैं या समाचार सुनते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं, अगर उसे बार बार रोक दिया जाए तो हमारी दिलचस्पी उसमें खत्म हो जाएगी। हमें भी यही लगेगा ये क्या हो रहा है। यही सब कक्षा में बार बार होने पर बच्चों को नीरस लगने लगती है और उन्हें उनकी हिंदी कक्षा में कोई रुचि नहीं रह जाती। तो हम पाठ्यक्रम के अलावा भी कुछ कहानियां अपने हर महीने के लेसन प्लान में शामिल कर सकते हैं। कहानी के लिए आप हर महीने में 2 दिन रख सकते हैं, जिसमें अध्यापिका कहानी सुनाए या फिर बच्चे कहानी सुनाए। आगे मैं आपको हमारे विद्यालय का एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें बालिका कितने हाव भाव के साथ कहानी को सुनाएगी। इसके लिए एक ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, तो दूसरे ने अपने कान, तो तीसरे ने अपना मुंह बंद कर रखा है। एक दिन सामने से गुजरते हुए अचानक उत्सुकता बढ़ी तो पूछ बैठी, आप कौन हैं? हम तो गांधी जी के 3 बंदर हैं। हमारी मजबूरी है कि हम अपना तरीका नहीं बदल सकते, लेकिन अब तो बस यही लगता है। लोगों ने हमारी बातों को एक दूसरी परिप्रेक्ष्य में ले लिया है। नमस्कार। तो इस वीडियो में आपने देखा इस बालिका ने कितने हाव भाव के साथ कहानी को सुनाया। तो इस प्रकार की गतिविधियां हमारी कक्षा को रोचक बनाती हैं। परंतु जब हम कहानी सुने या सुनाएं, हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले, कहानी प्रेरणादायक हो। कहानी के द्वारा बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार दें। कहानी के विषय का चुनाव सावधानी पूर्वक करें। हम बच्चों को साफ सफाई, प्रदूषण जैसे विषय दे सकते हैं। कहानी को उनकी कक्षा के अनुसार लें।
पहली कक्षा और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के अनुसार कहानी का चुनाव करें। कहानी के द्वारा जीवन की हार या पराजय को भी स्वीकार करना सिखाया जाए। हम बच्चों को जीवन के दुखों को भी कहानी के माध्यम से बता सकते हैं। बच्चों को जीवन की सच्चाई बताएं ताकि बच्चे अपनी परेशानियों को साझा करना सीखें। हम कहानी में बच्चों के मनपसंद पात्रों को जोड़ सकते हैं जिससे कि बच्चों की रुचि उसमें बनी रहे। कहानी को हमेशा आसान भाषा में सुनाएं। आपकी कहानी की भाषा इतनी जटिल या क्लिष्ट ना हो कि बच्चों को कुछ समझ ही ना आए। कहानी को हाव भाव के साथ सुनाएं। बच्चों को भी अवसर दें कि वे कहानी को इस प्रकार सुनाएं तथा कहानी में रचनात्मकता हो, यानी कि कुछ नयापन हो। ऐसा नहीं है कि आप सालों पुरानी कहानी बच्चों को बार बार सुनाते रहें। अब हम बात करेंगे कि हमारी भाषा की कक्षा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी भाषा शिक्षक हैं, आप सभी अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं और जब हमारी भाषा की कक्षा हम सब जानते हैं, हम जब कोई पाठ शुरू करते हैं, पाठ पढ़ाने के बाद हम अपनी कक्षा में कुछ कठिन शब्द लिखवाते हैं, उसके बाद शब्द अर्थ लिखवाते हैं, फिर बच्चों को प्रश्न उत्तर 4 या 5 प्रश्न उत्तर देते हैं और हमारा पाठ पूरा हो जाता है और एक शिक्षिका के तौर पर हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। परंतु कुछ बातों की ओर हम ध्यान नहीं देते। तो भाषा की कक्षा में जो हमारे पाठ, सबसे पहले जो हम पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं, हमारे किताबों में जो पाठ हैं वे 4 भागों में बटे होते हैं: शीर्षक, चित्र, विषय वस्तु और अभ्यास। इसमें से अधिकांश अध्यापक विषय वस्तु और अभ्यास कार्यों पर पूरा ध्यान देते हैं। विषय वस्तु यानी हम पाठ पढ़ाने के बाद पाठ का आदर्श वाचन करते हैं, अनुकरण वाचन भी बच्चों से करवाते हैं। आप अपने बच्चों से प्रतिक्रिया भी ले सकते हैं, पाठ के ऊपर विश्लेषण संश्लेषण कर सकते हैं तथा विषय वस्तु का अर्थ भाव हम सभी अपनी कक्षाओं में बताते ही हैं तथा पाठ में आए नैतिक मूल्यों को बच्चों को समझाते हैं। इसमें से हम सब ये काम बखूबी करते हैं। इसके अलावा जो अभ्यास हैं, जो संकेत बिंदु हैं, उन्हें भी हम अपनी कक्षा में अच्छे से समझाते हैं। उनके सही प्रश्न उत्तर लिखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सब काम हम सभी करते हैं, परंतु हम पहले 2 बिंदुओं को अनदेखा कर देते हैं, वो है शीर्षक और चित्र। तो यहाँ पर मैं शीर्षक और चित्रों पर चर्चा करूंगी। तो शीर्षक किसी भी कहानी का हो, कविता का हो, उसकी एक अहम भूमिका होती है। सबसे पहले आप दिए गए शीर्षक पर बच्चों के साथ चर्चा करें, उनसे अनुमान लगाने को कहें कि इस कविता या कहानी में क्या बताया गया होगा तथा उनसे बोलें कि शीर्षक के स्थान पर अगर आपको कोई एक नया शीर्षक सोचना है तो उन्हें सोचने का अवसर दें, क्योंकि इससे उनका मौखिक विकास होता है। जैसा मिस दीपा ने अभी बताया, एक अच्छा शिक्षक सोचना सिखाता है, तो हमें यही सोचना अपने बच्चों को सिखाना है। पाठ का दूसरा भाग होता है चित्र। पुस्तकों में दिए गए चित्र केवल सजावट के लिए नहीं होते, वे केवल शोभा की वस्तु नहीं है। तो आप अपने कक्षा के बच्चों के साथ कहानी या कविता के साथ दिए गए चित्र के बारे में चर्चा करें, उनसे पूछें कि चित्र में क्या दिखाया गया है तथा उन्हें चित्र दिखाकर कहानी का अंदाजा लगाने दें, कल्पना करने दें तथा उनसे बोलें अगर इस चित्र के स्थान पर वो कोई और चित्र बनाना चाहे तो, और नए बनाए हुए चित्र का उनके शब्दों में उनका वर्णन करवाएं, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में चित्रों की अहम भूमिका होती है। मैं अपनी स्वयं की कक्षा में 1-2 प्रयोग करती हूँ। मैं अपनी कक्षा की दीवार पर एक चित्र लगाती हूँ और मैं इंतजार करती हूँ कि बच्चे इस चित्र के ऊपर ध्यान दें, चित्र के बारे में आपस में बातचीत करें और 1 या 2 दिन के बाद इस चित्र के ऊपर मैं एक सत्र रखती हूँ तथा बच्चों के 2 समूह बनवाती हूँ और उस चित्र के ऊपर चर्चा करवाती हूँ। कुछ प्रश्न मैं उनसे पूछती हूँ, जैसे किसका चित्र है, चित्र में उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या वे कभी ऐसी जगह गए हैं या उनको इस चित्र में क्या अच्छा लगा। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं, इस चित्र में उन्हें क्या अच्छा नहीं लगा। फिर आप बच्चों के उत्तर सुनिए, बच्चे कितनी चीजें आपको बताएंगे जो उन्हें पसंद आई या पसंद नहीं आई। आप उनसे संज्ञात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे ना कहीं व्याकरण का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। क्रियात्मक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं क्रिया को समझना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा आप 1-2 प्रयोग और अपनी कक्षा में कर सकते हैं। आप उन्हें बड़े चित्रों वाली पुस्तकें दिखाएं तब बच्चों को बोलें इन चित्रों को देखकर वो कहानी बनाएं। ऐसी धारणा है कि ऐसी किताबें जो बड़े चित्रों वाली किताबें हैं या चित्र कथाएं हैं केवल प्री प्राइमरी कक्षा में ही इस्तेमाल करते हैं, पर दोहा में हमारे विद्यालयों में बच्चे
पहली कक्षा से ही हिंदी पढ़ते हैं, तो इस प्रकार की किताबें आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा भी शामिल कर सकते हैं। वैसे अभी जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें भी काफी सारे चित्र व चित्रकथाएं होती हैं, तो आप उनके लिए भी हर महीने में 1 या 2 दिन रख सकते हैं। कहते हैं चित्रण या इलस्ट्रेशन का छोटे बच्चों की शिक्षा में अहम भूमिका होती है। अब मैं आप सबको एक कहानी गतिविधि में शामिल करना चाहूंगी। आपको आगे दिखाई जाने वाली स्लाइड को देखकर एक कहानी बनानी है, तो मैं चाहूंगी आप सब उसका हिस्सा बने। तो सबसे पहले मैं सवा मैम को आमंत्रित करूंगी कि मैम अभी जो आपकी स्क्रीन पर चित्र है इसको देखकर अगर एक बच्चे के तौर पर आप अपनी कहानी को शुरू करना चाहेंगी तो आप किस प्रकार करेंगी? सबा मैम, सबा मैम फ्रॉम DPSMIS। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। प्लीज मैम, क्या एक कहानी की शुरुआत कर सकते हैं एक बच्चे के तौर पर, अगर आपको मैं ये चित्र दिखाऊं तो? जी जी मैम, मुझे ये चित्र एक गांव का दृश्य लग रहा है जो कि बहुत ही सुंदर और हरा भरा है। इसमें बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं, एक सुंदर सा तालाब है जिसमें एक छोटी सी नाव दिख रही है और कुछ कमल के फूल खिले हुए हैं। ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। बहुत अच्छा सबा मैम, आपका धन्यवाद। तो सबा मैम ने एक बच्चे के तौर पर एक चित्र को देखकर कहानी की शुरुआत की। उनको ऐसा लगा कि शायद किसी गांव का दृश्य है और छोटे छोटे गांव, मतलब कि घर बने हुए हैं, सरोवर भी है, नाव है, पानी है, मतलब हरियाली है। तो एक कहानी की हमारी शुरुआत हो गई। अगर मैं आगे बिरला पब्लिक स्कूल से अगर कोई भी आगे आना चाहे और दूसरे चित्र को देखकर उसी कहानी को मैम आपको जारी रखना है, कोई भी एक आगे आ सकता है। कहानी को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं इस चित्र को देखकर। आप कृपया मैम अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए, और केवल माइक भी ऑन करेंगे तब भी ठीक है। आप थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाएं, या किसी भी विद्यालय से कोई भी आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम बिल्किस जहान है फ्रॉम राजगिरी पब्लिक स्कूल। ठीक है मैम। तो मैम उसी कहानी को एक बच्चे के तौर पर अगर आप अपनी कक्षा में बताएं तो इस चित्र को देखकर आप क्या पंक्तियां बोलेंगे? यस मैम, मैं इस कहानी को इस तरह आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि एक माली है जो अपने पौधों में पानी डाल रहा है, अपने पौधों की रक्षा कर रहा है। ठीक है मैम, इतना काफी है। तो मैम ने थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाया कि पहले चित्र को देखकर लगा गांव का दृश्य है, हरियाली है, दूसरे चित्र को देखकर लगा शायद माली है, पेड़ों को पानी डाल रहा है। मैम आपका धन्यवाद। अभी आगे स्लाइड के लिए कोई भी आगे आ सकता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा रही हूँ मैम। अगर उसी कहानी को हम जारी रखेंगे मैम, तो आप 1-2 लाइन अगर कोई भी बताना चाहे किसी भी विद्यालय से। नमस्ते, बालकृष्ण पांडे, दोहा मॉडर्न इंडियन स्कूल। यस सर, यस सर, आप थोड़ा सा कहानी को आगे जारी करें। जी बिल्कुल। उसी गांव के समीप एक सब्जी मंडी है जहां पर कुछ व्यक्ति सब्जियां बेच रहे हैं, कुछ गांव के कुछ लोग सब्जी खरीदने के लिए भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा सर, आपका धन्यवाद। तो सर तो काफी पुराने मुझे लगता है अध्यापक हैं, तो सर ने बहुत अच्छे से बताया कि शायद समीप में एक सब्जी मंडी है और कुछ लोग सब्जियां बेचने जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमारी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ गई। धन्यवाद सर, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं। अभी शायद भावना मैम बताने वाली थी। भावना मैम, अगर इस चित्र को आप देखें तो आप कहानी को किस प्रकार जारी रखेंगी? जी, मैं इस कहानी को जोड़ती हूँ कि गांव था और गांव में जो किसान कर रहा था उसका पहले तो नामकरण कर देते हैं। उसका नाम रखती हूँ मैं रामू। रामू अच्छा, तीसरे चित्र में आते आते उसने अपने भाई को भी शामिल कर लिया, शामू, जो कि दोनों ही किसान थे। उस सुंदर से गांव जिसको नाम दे देते हैं संकल्प गांव। अब वो दोनों जब कुछ भी दे देते हैं। हाँ, नाम दे देते हैं। अब ये दोनों रामू और श्यामू अपनी सब्जियों को बेचने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर अपनी दुकान लगाई है और लोगों को ताजी ताजी सब्जियां खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बहुत अच्छा भावना मैम, आपका धन्यवाद। तो भावना मैम ने तो कहानी को, क्योंकि पात्रों के नाम होने आवश्यक हैं, और अगर उन्होंने जगह का भी नाम दे दिया, गांव को भी नाम दे दिया, तो बच्चे तो एकदम आसानी से जुड़ जाएंगे कि रामू और श्यामू है और शायद सब्जी मंडी में गए हैं, अपनी अपनी दुकान सजा कर बैठे हैं। बहुत अच्छा मैम। उसी कहानी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। अगर और भी कोई भी आगे आना चाहे तो अब रामू आपको दिखाई दे दिया नीली
नीली शर्ट वाला हम समझ लेते हैं रामू है और उसने अपनी सब्जी की दुकान लगा दी। तो हमारी 4 चित्रों से कहानी यहाँ तक आ गई। अगर कोई और आगे आना चाहे और इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहे तो। यस मैम, प्लीज मैम बोलिए। वो गांव के जो आदमी है वो खेत में जो ताजे ताजे सब्जी उगाते हैं, उन सब्जी को वो लोग बाजार में सब्जी मंडी में बेचने के लिए आते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। तो मैम ने कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि वो लोग सब्जियां उगाकर बेचने आए हैं तथा ताजी ताजी सब्जियां हैं। अगर मैं किसी और से पूछूं कि मैम इस चित्र में आप देखिए आपको कौन कौन सी सब्जियां नजर आ रही हैं, अगर कोई भी 2-3 सब्जियों का नाम बताना चाहे तो। हेलो, रामू अपनी दुकान पर आलू, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी, पालक और बीन्स बेचने के लिए लाया। बहुत अच्छा सुमन मैम, आपका धन्यवाद। तो सुमन मैम ने मुझे इतनी सारी सब्जियों के नाम बता दिए कि लगता है आलू है, भिंडी है, शिमला मिर्च है, पालक है, मतलब काफी सारी सब्जियां हैं। तो इस तरीके के प्रश्न हम अपने बच्चों से कर सकते हैं कि आपको यहाँ कौन कौन सी सब्जियां दिखाई दे रही हैं। मतलब आपको बच्चों को लिखवाना नहीं पड़ेगा और बच्चे कितनी सब्जियों के नाम सीख जाएंगे कि उन्हें यहाँ क्या क्या दिखाई दिया। तो एक तरीका है कि हम कहानी को किस प्रकार जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और बच्चों को इसके अलावा हम अपने प्रश्नों में, आप सबका धन्यवाद मैम, आप सब अपना माइक और कैमरा ऑफ कर सकते हैं क्योंकि मैं कहानी को यहीं पर रोक रही हूँ। वैसे कहानी मैं पूरी करा सकती थी लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, बेटा यहाँ कौन कौन सी सब्जियां हैं, या फिर आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद हैं, या फिर प्रश्न ऐसे हो सकते हैं आपको कौन कौन सी सब्जियां नहीं पसंद है। आप देखिए बच्चे कितनी जुड़ जुड़ के आपको कितनी सब्जियों के नाम बताएंगे और बाकी के बच्चे जो हिंदी नहीं बोलते हैं वो कितनी सब्जियों के नाम सीख जाएंगे, क्योंकि रटा रटाया करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी चीजों से, ऐसी गतिविधियों से बच्चों को कितनी आसानी से समझ में आएगा। तो कहते हैं कहानी में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यहाँ पर मैं पहली से लेकर तीसरी कक्षा की बात कर रही हूँ क्योंकि बड़ी कक्षा तक आते आते बच्चों को कहानी का अंदाजा होने लगता है, बच्चे समझ जाते हैं कि कहानी कैसी होती है, परंतु पहली दूसरी कक्षा में उनकी कहानी की अवधारणा बन रही होती है, वे सीख रहे होते हैं कि चित्रों से कहानी कैसे बनती है। तो आप अपने सवालों में विविधता लाइए, बच्चों से ऐसे सवाल पूछिए वो इतने आसान ना हो कि बच्चे आसानी से जवाब दे दें। तो जब तक हम अध्यापक बच्चों से अच्छे सवाल नहीं पूछेंगे तब तक बच्चे हमको अच्छे उत्तर नहीं देंगे। तो यदि आप चाहते हैं बच्चे आपको अपने अनुभव से उत्तर दें तो उसके लिए पहले हम अध्यापकों को तैयारी करनी होगी, यानी जो हमारी चित्र पुस्तक है या फिर हमारी पाठ्य पुस्तक है वो पहले हमें खुद देखनी होगी और इसका आनंद हमें पहले स्वयं लेना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम अध्यापकों को ही तय करना है कि हम अपनी पुस्तक को या अपनी चित्रों को बच्चों के सामने कैसे दिखाना चाहते हैं। तो एक तरीका था कि चित्रों के माध्यम से हम बच्चों से कितनी बातचीत कर सकते हैं। अब मैं कहानी को तो थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ। अब मैं आगे आपको एक और बात बताना चाहूंगी। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक पुस्तक है, इसे गुलजार जी ने इसकी कल्पना की है, परंतु इसको बच्चों ने बनाया है। बच्चों के एक 10-12 बच्चों के समूह ने इसको बनाया है। बच्चों ने इसके अंदर के चित्र बनाए हैं और उससे बनने वाले शब्द या अक्षरों को लिखा है। तो ऐसा प्रयोग हम भी अपनी कक्षा में कर सकते हैं। आप कुछ बच्चों को जिम्मेदारी दें कि वो एक किताब बनाने वाले हैं तथा हर दिन उन्हें एक अक्षर या शब्द दे सकते हैं। बड़े कक्षा के बच्चे हैं तो उन्हें शब्द दे सकते हैं, क्लास 1 और 2 के लिए आप अक्षर दे सकते हैं तथा बच्चों से बातचीत कीजिए कि इस अक्षर से क्या क्या बन सकता है। तथा बच्चों का एक समूह बनाइए जो केवल चित्र बनाए तथा बच्चों से पूछिए इस शब्द से और क्या क्या हो सकता है, उस शब्द से बनने वाले वो चित्र बनाएं तो इससे क्या होगा। हमारे बच्चे हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और हम बच्चों का ध्यान अक्षर और उनकी ध्वनि की तरफ दिलवा पाएंगे। बच्चे उन चीजों को पसंद करते हैं जिनमें उनका जुड़ाव होता है और उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि वे किताब बनाने वाले हैं। आप किताब बनाने की जिम्मेदारी कुछ गैर हिंदी भाषी बच्चों को दे दें, 4-5 बच्चों को चित्र बनाने की जिम्मेदारी दे दें, कुछ बच्चों को उनको जोड़ने की जिम्मेदारी दे दें, पर किताब के बारे में चर्चा पूरी कक्षा के साथ करें। किताब बनाने के बाद आप अपनी प्रधानाचार्य जी से ऐसी पुस्तक का विमोचन करवा सकते हैं। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में उसके लिए एक कोना बनवा सकते हैं ताकि बच्चों को महसूस हो
कि उन्होंने कुछ सार्थक कार्य किया है तथा बाकी कक्षा के बच्चे भी इसको देखकर प्रेरित हों। तो सीखने या सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ाव आवश्यक है। जब हम छोटी छोटी गतिविधियों से बच्चों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो जहां बच्चे जुड़ जाते हैं उनकी संवेदनाएं भी जुड़ जाती हैं। हम इन तरीकों को बदल भी सकते हैं, पर क्योंकि हर शिक्षक को यह निर्णय स्वयं लेना पड़ता है कि उसकी कक्षा के बच्चे किस तरीके से जल्दी समझते हैं। आगे मैं आपको कुछ गतिविधियां बताऊंगी जिनका प्रयोग आप अपनी कक्षा में करवा सकते हैं। आप श्रवण कौशल के लिए छात्रों के हाथ में पूर्व प्रश्नावली देकर उनसे कहानी सुनाने को कह सकते हैं, निर्देश देकर चित्र बनवा सकते हैं, दूरभाष वार्तालाप करवा सकते हैं, प्रश्नों पर प्रश्न निर्माण करवा सकते हैं, तीव्र गति प्रश्नमाला अपनी कक्षा में आयोजित कर सकते हैं ताकि बच्चे सुने, उन्हें कविताओं, कवि सम्मेलनों के वीडियो दिखा सकते हैं। वाचन कौशल के लिए आप अपनी कक्षा में आज का विचार सुन सकते हैं, कहानी सुनिए, कविता पाठ करवाइए बच्चों से, कविता अंताक्षरी आयोजित कीजिए, बच्चों को समाचार वाचन का अवसर दीजिए, उनका अभिवादन करना उन्हें सिखाइए हिंदी में, उनका परिचय लेना, स्वागत करना, पूछताछ का अभिनय करना। ये छोटी छोटी गतिविधियां हम वाचन कौशल के लिए आयोजित कर सकते हैं। बच्चों से चुटकुले सुनाना, पहेलियां सुनना, किसी भी घटना का, उत्सव का, त्योहार का वर्णन करना, ये छोटी छोटी गतिविधियां अपनी कक्षा में आयोजित कीजिए। इसके अलावा आशु भाषण हम करवा सकते हैं। बड़े बच्चे हैं तो वाद विवाद हम रखवा सकते हैं, क्रिकेट या किसी भी खेल की कमेंट्री करवा सकते हैं, संवाद गतिविधि करवा सकते हैं, अभिनय करवा सकते हैं। तो ये हमारे विद्यालय में कराई गई एक अभिनय गतिविधि है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगी। शायद ये प्ले नहीं हो रही है मैम। चलिए, वो क्योंकि प्ले नहीं हुआ है वीडियो, तो ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां हमारी कक्षा को रोचक बना सकती हैं। हम दोहा में पढ़ाते हैं और हमारे सामने एक समस्या हमेशा आती है कि यहाँ पर अच्छी हिंदी किताबें नहीं मिलती। अगर हम बच्चों को प्रोत्साहित करें हिंदी पुस्तकें पढ़ने के लिए तो उन्हें अच्छी हम यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप फ्री में हिंदी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से एक ये बहुत अच्छी है, इकतारा, यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं, नहीं तो आप इंडिया जाएं उस वक्त आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। नई नई प्रकाशित हुई किताबें यहाँ उपलब्ध होंगी, हर कक्षा के बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। तो इकतारा है, एक एकलव्य है, यहाँ पर भी काफी पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो यहाँ से आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा arvindtoys.com है, इसमें आप फ्री में बच्चों के लिए छोटी छोटी पिक्चरें, फिल्म्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किताबें भी यहाँ पे सारी PDF फॉर्म मिल जाएंगे, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये सामग्री आपके लिए सहायता करेगी। अंत में मैं यही कहूंगी कि भाषा हमारे विचारों को आकार देती है और सुनिश्चित करती है कि हम क्या सोचें। अंत में मैं अपने विद्यालय तथा प्रधानाचार्य महोदय का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इस मंच पर अपने विचार आपस में साझा करने का अवसर दिया, तथा मेरे विचारों को सुनने के लिए आप सब श्रोतागण का भी धन्यवाद करती हूँ। तो आगे मैं अपने विषय को विराम देती हूँ और हेमलता मैम को आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी मैम, बहुत सुंदर विचार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ चैट बॉक्स में मुझे बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं। सारे प्रश्न पूछ पाना तो संभव नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे वक्ता कुछ प्रश्नों के उत्तर दें ताकि हमारे श्रोतागण संतुष्ट हो सके। मेरा पहला प्रश्न दीपा मैम से है, क्या नाट्य गतिविधि हर महीने करवा सकते हैं? हाँ जी, हाँ हेमलता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगी। जी हाँ, बिल्कुल नाट्य गतिविधि हम बच्चों के पाठ्यक्रम के अनुसार हर महीने नाट्य गतिविधि करवा सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि परिवर्तन और नयापन सभी को अच्छा लगता है, तो हम एक जैसी गतिविधि ना करवाकर उसमें विविधता लाएं,
जैसे पहले महीने हमने बिंब प्रतिबिंब गतिविधि करवाई है, तो अगले महीने हम नकल करना है, फिर उसके अगले महीने समूह नाटक या फिर हाव भाव के साथ में कविता का गायन आदि करवा सकते हैं। तो जब तक गतिविधि में नयापन रहेगा बच्चे उसमें रुचि लेंगे, वरना बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे। तो गतिविधि हम हर महीने बिल्कुल करवा सकते हैं, पर हर समय नयापन होना चाहिए उसमें। धन्यवाद। मुझे आशा है कि मैं आप सबको संतुष्ट कर पाई होंगी अपने उत्तर से। धन्यवाद। धन्यवाद दीपा मैम। मेरा अगला प्रश्न हमारी वक्ता मिस मिताली पांडे से है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बुद्धि में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बुद्धि से क्या अभिप्राय है? धन्यवाद हेमलता मैम। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बुद्धि से क्या अभिप्राय है। यदि मैं प्रत्यक्ष बुद्धि को लूं तो उसमें व्यक्ति को और उनसे जो जुड़ी आसपास की जो उनसे जुड़ी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो उनको भली प्रकार से वो समझ लेते हैं और उनके अंदर यह शक्ति भी होती है। लेकिन ये जो समझने की जो शक्ति है वो उनको शैशवावस्था से ही आ जाती है। उनको जब वो बचपन में होते हैं तभी से उनको आसपास के जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनको उनके बारे में एक आभास पता होने लगता है। अगर वहीं दूसरी तरफ हम अप्रत्यक्ष बुद्धि को लें तो अप्रत्यक्ष बुद्धि के अंतर्गत जैसे पुस्तकीय ज्ञान, सामाजिक प्रतीकों एवं चिन्हों को समझने की क्रिया, ये सारी चीजें आती हैं। अधिकतर इस बुद्धि का प्रयोग आगे जाकर के साहित्यकार, कवि लोग करते हैं। धन्यवाद मिताली मैम। मेरा अगला प्रश्न शालिनी मैम से है। प्राथमिक कक्षाओं में हम बच्चों को किस प्रकार की कहानी सुना सकते हैं और बच्चों को कहानी समझ ना आए तो क्या करें? ओके मैम, तो आपका प्रश्न है कि हम बच्चों को किस प्रकार की कहानी सुनाएं। तो हम बच्चों को इस प्रकार की कहानियां सुनाएं जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले, उन्हें संस्कार मिले तथा क्योंकि बच्चों के मन पर कहानियों का बहुत प्रभाव पड़ता है और कक्षा में ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। और कहानी को हमेशा आसान भाषा में सुनाएं, क्योंकि कहानी इतनी जटिल ना हो कि बच्चे समझे नहीं। और अगर आपको लगता है कुछ बच्चों को कहानी समझ नहीं आई तो आप पहले कहानी की लय ना तोड़ें। कहानी को आप 2 बार सुना सकते हैं और कहानी सुनाने के बाद जिन शब्दों के अर्थ बच्चों को समझ में नहीं आए उन्हें बाद में आप समझा सकते हैं। धन्यवाद मैम। हम सबने इस कार्यशाला के माध्यम से बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा छात्रों की क्षमताओं को पहचानना तथा नाट्य शिक्षा के माध्यम से उनकी भाषा को, कल्पनाओं को विकसित करना तथा कहानियों और चित्रों के माध्यम से भाषा के प्रति रुझान पैदा करना सीखा। हमें विश्वास है कि यहाँ से अर्जित ज्ञान को आप अपने सहयोगियों के साथ बांटेंगे तथा भाषा की कक्षा को सरल एवं रुचिकर बनाने में इसका भरपूर उपयोग करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस कार्यशाला अंकुर में आपके अनुभव सुखद एवं ज्ञानवर्धक रहे होंगे। वक्ताओं द्वारा दिए गए अमूल्य विचार हमारे शिक्षण में निश्चित रूप से प्रभावी और सहायक सिद्ध होंगे। यह एक खुला मंच है। यदि कोई अध्यापक अपने विचार व अनुभव साझा करना चाहता है तो आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक ऑन करें। कोई भी अध्यापक यदि अपने कोई भी विचार, किसी विषय पे विचार या अपना कोई अनुभव हमारे साथ बांटना चाहता है तो कृपया आगे आए। चलिए कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा का कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक किताब पढ़ते हैं, एक परीक्षा पास करते हैं और शिक्षा खत्म हो जाती है। पूरा जीवन, जिस क्षण आप जन्म लेते हैं और जब तक आप जीवित रहते हैं, वह सीखने की एक प्रक्रिया है। सिखाने से अच्छा सीखने की इच्छा पैदा करना है। अब मैं कार्यशाला को समापन की ओर आगे बढ़ाती हूँ। हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं हमारे हिंदी विभाग की ओर से आप सबको धन्यवाद देती हूँ और कार्यशाला अंकुर को आयोजित करने के लिए तथा हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारी प्रधानाचार्य महोदया मिस असना नफीस मैम, उप प्रधानाचार्य जी मिस सोमा भट्टाचार्य जी मैम और मिस मेरी क्रूज मैम, हेड मिस्ट्रेस मिस सिनी मेनन मैम,
कोऑर्डिनेटर्स, विभागाध्यक्ष, उपस्थित सभी विद्यालय के सम्मानित अध्यापकगण, प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीम, आईटी डिपार्टमेंट, हमारे आज के वक्तागण व मेरी प्रिय हिंदी अध्यापिकाएं, आप सभी को मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी सहायता, सुझाव और मार्गदर्शन की जब जब आवश्यकता होती है तब तब हमारा साथ देने के लिए प्रधानाचार्य महोदया, मैं आपको फिर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और इस सभा का समापन करती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक उपलब्ध है, कृपया आप सभी उसे भर दीजिए। और मैं आपको सूचित करती हूँ कि जो भी रजिस्टर्ड टीचर्स हैं उन्हें उनके ईमेल के थ्रू ई सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। Reshma ma'am, credit slides.